अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अब चैप्टर 4 का लेक्चर 4 जो है हमारा वो है एलिमेंट्स एंड ट्रेट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब ट्रेट्स ऑफ एथिक्स इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कि वो कौन सी अखलाकियात हैं, एथिक्स हैं जिनका आपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ख्याल रखना है। द वेरी बेसिक एथिकल ट्रेट्स इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आर डिस्कस्ड बिलो। एथिक्स जो है वो बहरहाल किसी भी लेवल पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एथिक्स का आपने ख्याल करना ही होता है। लेकिन हम यहाँ पे चूंकि कम्युनिकेशन को पढ़ रहे हैं तो हम एथिकल ट्रेट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को देखेंगे। इसमें सबसे पहला और बेसिक जो है वो है इक्वालिटी। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ पे, आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब मैं एज अ टीचर टीच कर रहा हूँ तो नॉर्मली क्या होता है कि जो फ्रंट बेंचेस पे बच्चे बैठे हुए होते हैं, टीचर जो है वो उनको फोकस कर रहा होता है, तो वो इक्वालिटी जो है उसको इग्नोर कर रहा है। हालांकि कम्युनिकेशन का जो एक बेसिक ट्रेट है वो क्या है? इक्वालिटी। टू बी जस्ट is to believe in basic equality. It asserts that किस बात पे ये जोर दे रहा है that everybody enjoys the same level of respect, prospects, access to information and rewards of contributing in group. सिमिलरली ये होता है कि मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स में जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, प्रेफरेंसेस डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये भी जब वो कम्युनिकेट करेंगे, कोई मैसेज देना है, इवन ट्रेनिंग के दौरान जो है, अब ट्रेनिंग भी जो है अगर आप उसमें प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अगर आप इक्वालिटी को इग्नोर करते हैं तो आप एक बेसिक एथिकल ट्रेट को आप इग्नोर कर रहे हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द ऑडियंस। जो स्पीकर है उसको अपने ऑडियंस के साथ जो है वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करना है। ठीक है, उसने इस तरह से कम्युनिकेट करना है कि जो ऑडियंस है वो क्या कहते हैं, एक बोर ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करे, या कम्युनिकेशन इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि एक बंदा जो है वो अपना शो ऑफ कर रहा हो, अपना नॉलेज जो है वो शो कर रहा हो, अगले को बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, अब उसमें जो लिसनर्स हैं वो हर तरह के बैठे हुए हैं, मतलब इवन एक क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उसमें लायक हैं, एवरेज हैं, कुछ जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो फाइंड कर रहे हैं। तो अब एक टीचर जो है वो ना तो ये करेगा कि वो लेक्चर को इतना आसान कर दे कि बिल्कुल ही जो लायक बच्चा है वो कि ये क्या है, ये बेसिक लेवल की बातें हैं, ये तो सारी मुझे पहले से पता है। ठीक है, तो ना वो इतना वो मुश्किल करे कि जो एवरेज या थोड़ा सा नालायक बच्चा है उसको बात समझ ही ना आ रही हो। तो they communicate in a way that is comprehensible and appropriate to all their listeners or readers, not just those who are like them. वो मैंने पहले बात बताई कि टीचर जो है वो फ्रंट बेंचर्स के साथ जो है वो एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है। ठीक है, तो वो फ्रंट बेंच पे लोग नॉर्मली वही होते हैं जो पढ़ाकू किस्म के ज़्यादा जो है वो होते हैं, तो वो सीधे मतलब फौरी सवेरे सवेरे आ जाएंगे और अगले बेंचों पे आके कब्जा कर लेंगे, और टीचर से वो बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो उसी उन्हीं के साथ एक रिलेशन डेवलप कर रहा है। तो वो सब ऑडियंस के साथ जो है वो पॉजिटिव रिलेशन डेवलप नहीं कर रहा। अब लाइक देम इन टर्म्स ऑफ एज, अपने एज फेलोज के साथ रिलेशन डेवलप करे, अपने जेंडर के लोगों को इम्पोर्टेंस दे, अपनी जो रेस या कल्चर है उसके साथ, अपनी कास्ट के लोगों के साथ जो है वो रिलेशनशिप डेवलप करे। An ethical communicator seeks to unite the audience by using ideas and language that are appropriate for all the readers or listeners. सब के लिए जो है वो आइडिया जो सबको कैच करे, जो सबको जो है वो एक इंटरेस्ट डेवलप करे सब में। लेक्चर इस तरह का होना चाहिए कि जिसमें सबका इंटरेस्ट हो,
सबको समझ आ रहा हो। तो ये एक बड़ी मतलब आप यूं समझ लें कि इसके लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। कम्युनिकेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर ऐसे नहीं होता अब सुबह उठा और बात शुरू कर दी और जो है वो हर बंदे को बात समझा लेगा। ठीक है, एक कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है जो कि ज़रूरी होती है। उसमें हर वक्त जो है वो हमने जो शुरू शुरू में बात की थी, जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है वो एक बेसिक है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। वो हर वक्त अपने आप के साथ कम्युनिकेट करता रहता है, खुद से सीखता है और बाकियों को सिखाता है। इन इंटरपर्सनल कम्युनिक अच्छा जी, अगली चीज है बैलेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो एक अच्छा लिसनर भी हो। फीडबैक जो है वो जरूरी है। अगर आप सिर्फ अपनी बात करते रहते हैं, एक स्टूडेंट है उसके जहन में क्वेश्चन आ गया है, आप उसको क्वेश्चन करने की इजाजत ही नहीं देते, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो इंटरेस्ट लूज कर जाता है, वो आपकी बात नहीं सुनता। तो एक बैलेंस होना चाहिए स्पीकिंग और लिसनिंग के दरमियान। हाँ, उसमें ये भी है कि मतलब आपने अगर अपना एक मैसेज कन्वे करना है, उसके लिए वेल डिफाइंड टाइम पीरियड है। तो अगर आप सिर्फ लिसनिंग करते रहेंगे, सबको इजाजत दे देंगे, सिर्फ क्वेश्चनिंग होती रहेगी, तो वो टाइम कंज्यूम होगा। एक बहुत बड़ा जो आपके कॉन्स्ट्रेंट होता है टीचर्स के लिए, वो ये भी होता है कि उसने इन टाइम सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, उसको एक टाइम अलॉट किया गया है, उस टाइम स्लॉट के अंदर ही उसने अपना जो हर दिन का लेक्चर है वो कंप्लीट करना है। तो वहां पे फिर वो बहुत से बच्चे हैं जो कि सवाल तो करना चाहते हैं, मतलब आप एक समझ लें बात के 60 मिनट्स का लेक्चर है, और अगर एक क्लास में जो है वो खाली 30 बच्चे हैं, तो उन सब को एक दिन लेक्चर दे और अगले दिन उनको कहे कि जी कल के लेक्चर के बारे में आप क्वेश्चंस करें, तो 30 मिनट, 30 बच्चे हैं, 2 मिनट भी अगर एक बच्चा लेता है सवाल जवाब में, तो 60 मिनट का वो लेक्चर जो है वो सारे का सारा कंज्यूम हो जाएगा। इवन देन भी ये हो सकता है कि बहुत से बच्चे अभी वेल सेटिस्फाइड ना हो। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि एक लेक्चर जो है उसका काम जो है वो 2 लेक्चर्स में खत्म हो रहा है। तो ये एक कॉन्स्टेंट है जो कि बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मतलब ये जो मैं आपके लिए लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक लेवल के, मैं ये नहीं क्लेम करता है बहुत अच्छे और बड़े क्या कहते हैं उसको, ऐसे लेक्चर्स हैं जी जो कि कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूँ। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये आपके पास अवेलेबल हों, कि आप किसी भी जगह पे मतलब अपनी बुक को रिवाइज करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपको अपनी बुक को रीड करके आप उसको प्रॉपरली समझ सकें। और बात अगर आपने दोबारा से सुननी है तो ऑनलाइन लेक्चर अवेलेबल है, उसको बैक करें और फिर दोबारा से सुन लें। रिस्पेक्ट, जो आपका लिसनर है उसको रिस्पेक्ट देना जो है बहुत ज़रूरी होता है। अब वो कहते हैं जी कि ये हमने अक्सर देखा है कि जो ऑडियंस होता है वो अफेक्टेड बाय अ कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, कि जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम उनकी पर्सनैलिटी से जो है वो भी इम्प्रेस हो रहे होते हैं। बिकॉज ऑफ बीइंग मैनिपुलेटिव, जो स्पीकर होता है वो मैनिपुलेटिव होता है, वो मैनिपुलेट करता है, यानी कि अपनी बात अपने एंगल पे लेके चला जाता है। ठीक है, इंस्पायर कर लेता है। ठीक है, द ऑरेटर फेल्स टू रिस्पेक्ट द ऑडियंस। ठीक है, तो वो जो बंदा है, जो स्पीकर है, वो ऑडियंस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। अगर वो मैनिपुलेट कर रहा है, अपनी पर्सनैलिटी का इन्फ्लुएंस डाल रहा है ऑडियंस पे, तो बेसिकली ऑडियंस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। उसको पता है कि मैं इनसे ओहदे में ज़्यादा हूँ, वेल ड्रेस्ड हूँ, मेरे पास नॉलेज ज़्यादा है। स्टूडेंट जाते हैं ना, इंस्पायर होते हैं टीचर्स के साथ। मेरा अपना पर्सनल बिलीव है कि कभी भी किसी से इस तरह से इंस्पायर नहीं होना चाहिए कि आप उसकी पर्सनैलिटी को फॉलो करना शुरू, एडमायर करें। एक बंदा है, उसकी क्या कहते हैं एक मेहनत है, वो एक लेवल पे पहुंचा है, तो उससे आप उसे एडमायर करना चाहिए, लेकिन इंस्पायर इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप टोटली जो है उसकी पर्सनैलिटी को अडॉप्ट करने के चक्कर में पड़ जाएं और आप अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज कर लें। माय व्यू, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। एन एथिकल कम्युनिकेटर इज जेलस एंड एंथुजियास्टिक विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। ठीक है, वो कहता है कि एक एथिकल कम्युनिकेटर के अंदर एक जील होती है, एक जो है वो क्या हम उसको कह सकते हैं आम जुबान में,
कि एक काम करने की उसमें हुब होती है कि दूसरों को वो इन्फ्लुएंस करना चाहता है, दूसरों को बात समझाना चाहता है, बट विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल. The subject you are working on, and if it has substance, do try to put it in an effort by communicating devotedly, making your audience understand why is it so important. In this way you can show respect for your audience time and their intelligence. जो सब्जेक्ट आप टीचर टीच कर रहा है वो उनको बताए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो AFC में जो है ना 2 सब्जेक्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप उनको फोकस करें, नॉर्मली जो है वो स्टूडेंट हमारा, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो तरीकाकार है वो सिर्फ ये होता है वो पेपर पास हो जाना चाहिए, और AFC का जो अब रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा है, पेपर तो पास हो ही जाता है. लेकिन अगर आप मैथ्स और इंग्लिश जो है, मैथ्स जो है वो क्या कहते हैं मदर ऑफ ऑल साइंसेज है, तो आप अगर मैथ्स पे फोकस करेंगे तो मैथ्स आपको लॉजिक्स जो है डेवलप करना है वो सिखाता है. ठीक है, पर्टिकुलरली जो है वो आपका एनालिसिस जो है, एनालिटिकल जो आपकी एबिलिटी है वो इम्प्रूव करता है. तो उसमें वो जो पोर्शंस हैं जहाँ पे आपने इक्वेशंस बनानी होती हैं, 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करना होता है, तो उसको सिर्फ याद रखने की कोशिश ना करें, उसको समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है. ठीक है, और इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर आपकी अच्छी है, और रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. मैं यहाँ पे आपको ये रीड करके इसीलिए बता रहा हूँ, बहुत सी जगहों पे मेरा मतलब वोकेबलरी आपका इशू है, मेरा भी इशू है. मैं कोई अंग्रेज नहीं हूँ, मुझे सारे वर्ड्स के स्ट्रेट वे मीनिंग नहीं आ रहे होते. ठीक है, 2 दफ़ा बंदा पढ़ता है वो उसको देखता है, मीनिंग याद हो जाते हैं, वो कोई मसला नहीं है. और मीनिंग भी आपको इस तरह से नहीं होने चाहिए कि आप क्या करें कि इंग्लिश टू उर्दू या इंग्लिश टू इंग्लिश जो लफ्जी मीनिंग है वो समझ आए. सेंस ऑफ द वर्ड जो है वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो किस सेंस में यूज़ हुआ है. तो एक बड़ा इशू जो होता है वो कॉम्प्रीहेंशन है आपकी. आप पेपर है, लॉ का पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा फेल हो रहा होता है जी, और वो ये है वो है, बड़ी चीज़ें. मेन चीज़ ये होती है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, उसको आप प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पा रहे होते. तो रीडिंग एबिलिटी आपकी इम्प्रूव तभी होगी जब आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी होगी. तो इंग्लिश ग्रामर को अच्छा करें, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करें. तो जितनी आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगी उतना आपके लिए आगे जो है वो कैफ लेवल पे आसानी होगी. आगे देखते हैं जी, अपने वापस अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं. और इन केस वेयर यू disagree strongly with the co-worker or feel extremely irritated and annoyed with some customer, it is important to express such sentiments respectfully. अब ये भी नहीं है कि गुलामाना सोच हो जाए, रिस्पेक्ट देने के चक्कर में जो है ना आप जी हजूरी करना शुरू कर दें. आप अगर एक्सट्रीमली डिसएग्री करते हैं, कस्टमर आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है, तो आप रिस्पेक्टफुली अपने थॉट्स जो हैं, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको कम्युनिकेट ज़रूर करें. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ टेलिंग अ कस्टमर इट्स एनफ, आई हैव हैड इट विद योर कंप्लेंट्स, an ethical communicator might say, I am having trouble fixing this situation, would you like to explain to me what you want to see happen. मतलब बजाय इसके कि उसके मुंह पे सीधा सीधा वो बात ठीक है ना, गल समझ आ गई, गल खत्म करो, ये कहने की बजाय ठीक है या मैं देख लूंगा या ये हो ही नहीं सकता. ठीक है, आप उसको एक प्रॉपर तरीके से उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. उसके बाद है जी कि ट्रस्ट वर्थीनेस, कि जो बात आप कर रहे हैं लोग उस पर ट्रस्ट करें कि आपने बात ठीक की है. तो ट्रस्ट वर्थीनेस डेवलप करना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है. ये भी एक एथिक्स में आ रहा होता है. ट्रस्ट इज़ अ की फैक्टर इन कम्युनिकेशन एंड दिस इज़ व्हाट डिटरमिन्स द सेंसिटिविटी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, as an employee, would you dare to hire someone you did not trust? तो employer तो ऐसा नहीं होता. तो जो ट्रस्ट है वो डेवलप तभी होगा जब आप एथिकल होंगे. अगला बंदा आप पे तभी, मतलब एक कस्टमर को आप एक बात बता रहे हैं, बहुत से सेल्समैन होते हैं उनके परमानेंट कस्टमर्स होते हैं,
वो इसलिए परमानेंट बनते हैं कि उनको पता होता है कि जब पिछली दफ़ा जो हमने इससे चीज़ ली थी तो उसके जो फीचर्स इसने बताए थे वो वाकई ही ऐसे ही थे। और अथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है ये भी एथिक्स का हिस्सा है कि ड्यूरिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो अथेंटिक होनी चाहिए। और गोल्डन रूल, तो जहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं होता वहाँ पे गोल्डन रूल अप्लाई होता है, जहाँ पे आपको बिल्कुल समझ नहीं आप क्या करना चाहिए, क्या सिचुएशन के पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। तो जहाँ पे ये सिचुएशन आ जाए कि आपको बात समझ नहीं आ रही तो वहाँ पे गोल्डन रूल अप्लाई होता है। और गोल्डन रूल ये है कि जो आप अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं वही दूसरों से एक्सपेक्ट करें। ठीक है, जो आप समझते हैं कि मुझे जैसे ट्रीट करना चाहिए वैसे ही आप दूसरों को ट्रीट करें। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन जब डेवलप होगी तो जो फिर अगेन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आप अपने बाप से पूछें कि इस सिचुएशन में अगर मैं ऑडियंस होता, लिसनर होता, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता। तो वो जो एक्सपेक्ट कर आप करते वही आप उनको प्रोवाइड करें अपने ऑडियंस को एज अ कम्युनिकेटर। ठीक है जी। तो ये हमारे एथिकल ट्रेट्स हो गए सारे जो कि एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ज़रूरी हैं। ठीक है।